गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। आज के भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दल परिवर्तन, दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को सही से समझने के लिए इसके रेलेवेंट सेक्शंस क्या क्या हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें पढ़ना होगा और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि इसके लिए कौन सा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का 52वां अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना भी जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 खंड 2 और साथ में 191 खंड 2, 191 क्लॉज 2 और शेड्यूल 10, अगर हमने इन सारे प्रोविजंस को पढ़ लिए तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, एंटी डिफेक्शन लॉ का इफेक्ट क्या हुआ, वन बाय वन हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये जान लेते हैं कि दल परिवर्तन हमारे लोकतंत्र के लिए एक घातक बीमारी है। इट इज इंजूरियस इलनेस फॉर द सोसाइटी, वी कैन से, और फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो वी कैन से। यह एक ऐसी बुराई है जो हमारे संवैधानिक सरकार के अस्तित्व में आने के साथ ही कई वर्षों में संक्रामक बीमारी के रूप में ये जन्म, कई वर्षों से ये संक्रामक बीमारी के रूप में जन्म ले रही है। यानी कि कह सकते हैं कि एक ऐसी इलनेस है, एक ऐसी बीमारी है जो हर एक दल में संक्रमण की तरह से फैल रहा है। यानी कि व्यक्ति अवसरवादी होता चला जा रहा है, जहां जिस दल में फायदा दिख रहा है उस दल में अपने आप को समाहित कर ले रहा है और एक बार इस बात को भी नहीं सोच रहा है कि पब्लिक की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। सपोज जो जनता है उसने एक सिंबल, एक एम्ब्लेम पर वोट दिया, मान लीजिए कि बीजेपी या कांग्रेस किसी को वोट दिया, सपोज एक एम्ब्लेम ले लेते हैं, बीजेपी को वोट दे दिया। अब बीजेपी के नाम पर अगर हमने, मोदी जी के नाम पर हमने किसी को वोट दिया और वो अवसरवादिता में आकर के किसी दूसरी पार्टी में मिल जाए तो जाहिर सी बात है जनता की भावनाएं चोटिल होंगी और ये महसूस करेगा कि जो फील करके जिस पर्पस से वोटिंग किया है वो इस पंचवर्षीय में वो पर्पस फेल हो गया है। सबसे बड़ी चीज ये 52वां संवैधानिक संशोधन जो 1985 में आया, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कि दल बदल रुकना चाहिए, पब्लिक की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। दल परिवर्तन के आधार पर अब हम निरर्हता देख लेते हैं कि कैसे कोई दल परिवर्तित कर लेता है, पार्टी बदल लेता है तो वो निरअर्हित हो जाएगा, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत संसद के किसी सदस्य के इस आधार पर निरअर्हता, संसद के, ध्यान देने वाली बात है, संसद के किसी सदस्य के निरअर्हता हेतु अनुच्छेद 102 खंड 2 जोड़ा गया एवं राज्य विधानमंडल के निरअर्हता हेतु अनुच्छेद 191 खंड 2 जोड़ा गया। यहां विनिर्दिष्ट किया गया कि दल परिवर्तन के आधार पर निरअर्हता होने पर किसी सदस्य की सदस्यता 10वीं अनुसूची के पैराओं के अधीन समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि अगर संसद को कोई सदस्य अनुच्छेद 102 खंड 2 के अंतर्गत दल परिवर्तन करता है या राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद 191 खंड 2 के अंतर्गत दल परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन संसद किसी विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता
निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगी। यानी संसद से उसकी सदस्यता वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें समाप्त हो जाएंगी। पहली परिस्थिति क्या है, यदि वह किसी राजनीतिक दल का निर्वाचित सदस्य है, यानी कि जबकि वह राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक छोड़ दे, यानी जिस राजनीतिक दल से वो सदस्य बना है उसकी सदस्यता वो स्वेच्छापूर्वक छोड़ दे, जबकि वह अपने दल के प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निर्देश का पालन न करते हुए किसी मतदान में भाग लेता है या मतदान में भाग नहीं लेता है, अर्थात व्हिप का उल्लंघन करता है और उस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसे 15 दिनों के अंदर माफ नहीं कर दिया जाता है। यानी कि अपने पार्टी के लीडर्स, अपने पार्टी के सीनियर्स की आज्ञा का अवहेलना करता है, व्हिप सिस्टम का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि ए नाम के पर्सन ने, जिसने ऐसा किया है, उसने अपने दल को परिवर्तित कर दिया है और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। नेक्स्ट है, यदि वह निर्दलीय सदस्य निर्वाचित है, यानी कि जब निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होता है तो उसके बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, यानी कि चुना कैसे गया है, निर्दलीय चुना गया है और निर्दलीय चुने जाने के बाद वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि वह मनोनीत सदस्य है, यानी कि ये बात उपपैरा 3 में कही गई है, जबकि कोई मनोनीत सदस्य निर्वाचन के बाद, यानी कि जबकि कोई मनोनीत सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से 6 माह की समाप्ति के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, यानी कि विदिन 6 मंथ्स अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि ही हैज चेंज्ड हिज पार्टी। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची के पैरा 7 में स्पीकर का निर्णय दल बदल के प्रश्न पर अंतिम बना रहता है, यानी कि दल बदल के प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होता है, स्पीकर का, यानी उस सदन के स्पीकर का होता है, वो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। ये देखा जा रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष या सदन का स्पीकर कैसे चुना जाता है, जाहिर सी बात है वो मेजॉरिटी में चुना जाता है, यानी कि जिस दल की सरकार होती है उस दल के सदस्य मेजॉरिटी में आकर के अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, वो चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो या विधानसभा का अध्यक्ष हो। तो चूंकि वो मेजॉरिटी से चुना गया होता है, इस कारण से लोकसभा का अध्यक्ष यानी हाउस का जो स्पीकर होता है उससे ये एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो पार्शियल नहीं होगा, पक्षपात नहीं करेगा। चूंकि स्पीकर स्वयं बहुमत पर दल पर आश्रित होता है, इसलिए राजनीतिक पूर्वाग्रह से उसका ग्रस्त होना स्वाभाविक है। अब तक की संवैधानिक इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिसमें दल बदल के प्रश्न पर स्पीकर के निर्णय सद्भावनापूर्ण नहीं रहे हैं। की हो तो इस पर केस देख लेते हैं। की हो तो हो लोहा बनाम जा चील्हू 1992 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 3/2 के बहुमत से 10वीं अनुसूची को संवैधानिक कहा, परंतु पैरा 7 को संविधान के आधारभूत ढांचे पर प्रहार बताया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित करते हुए निर्णय दिया कि स्पीकर का दल बदल संबंधी निर्णय न्यायिक पूर्वावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर स्पीकर दल बदल से संबंधित कोई निर्णय देता है तो स्पीकर के निर्णय की जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन करना उचित होगा, यानी किया जा सकता है। पहलमान सुब्बा, अगला केस है पहलमान सुब्बा बनाम विधानसभा अध्यक्ष सिक्किम 2018 के मामले में सिक्किम उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दल परिवर्तन के आधार पर किसी सदस्य के विरुद्ध याचिका दायर किया जाना केवल अन्य सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे दल बदल से हितबद्ध कोई व्यक्ति, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसे दल बदल से रिलेटेड हो, हितबद्ध हो,
स्पीकर के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा बनाम कुलदीप बिश्नोई 2013 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्पीकर के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, यानी हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर है किसके अगेंस्ट, दल बदल में आए हुए निर्णय के अगेंस्ट, परंतु इसका प्रयोग स्पीकर द्वारा अंतिम निर्णय पारित किए जाने के बाद ही किया जाएगा। यानी जुडिशियल रिव्यू कब होगा, जब स्पीकर के द्वारा अंतिम निर्णय पारित कर दिया जाए। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट केस है रवि नायक बनाम भारत संघ 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसमें अभिनिर्धारित हुआ कि यदि प्रक्रिया संबंधी ऐसे नियम का जिसे 10वीं अनुसूची के पैरा 8 के अधीन बनाने की शक्ति स्पीकर को है, उल्लंघन हुआ हो तो यह संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और अनुच्छेद 122, 212 यानी न्यायालय द्वारा संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना के नियम लागू होंगे, परंतु संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन होगा तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का अगर वायलेशन होता है तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2004 देख लेते हैं। इसके पैरा 3 को निरस्त कर दिया गया। पैरा 3 के अनुसार यदि 1/3 सदस्य दल विभाजित होकर दूसरा दल बना लें या दूसरे दल में मिल जाएं तो इसे 2004 से पहले दल बदल नहीं माना जाता था। यानी कि अगर वो अपना दूसरा पार्टी बना ले और दूसरे में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल नहीं माना जाता था, परंतु इस प्रणाली ने दल बदल के स्वरूप को और विकृत कर दिया था, जिसे गंभीर लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न हो रहा था। इसी को समाप्त करने के लिए यह संशोधन लाया गया था, यानी कि इसी को फिनिश करने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया था, जिससे कि इस समस्या से निजात मिल सके। होता क्या था कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पार्टी में शामिल है, 5 साल, 10 साल, 15 साल उस एक पार्टी में रह करके सर्व किया, उसे लगा कि उसकी छवि तो बहुत ज्यादा फैल गई है और उसे यह भी लग रहा है कि अगर वो इसी पार्टी में जिसमें वो चुना गया है रहेगा तो या तो वो विधायक रहेगा या मंत्री रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर लेता है कि अपनी अलग पार्टी का गठन कर लेता है और अपनी पार्टी में बहुत सारे विधायकों को टिकट दे करके अलग अलग क्षेत्रों से उतार लेता है, मात्र इस आशा में कि उसके अगर मैक्सिमम विधायक रहेंगे तो उसे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सीएम बनने का। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जिस्टेंस में आया, इसका कारण क्या था, इसका इफेक्ट क्या था, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी 52nd और 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल 10 पढ़ेंगे, इसके साथ कौन कौन से आर्टिकल्स चलेंगे, आर्टिकल 102 क्लॉज 2 और 191 क्लॉज 2, ये दोनों आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के एंटी डिफेक्शन लॉ को अच्छे से समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दल परिवर्तन यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए टॉपिक के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू सो मच।